नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका भूमिका द्विवेदी। भूमिका जी को आप लोग कई कहानी संग्रहों और उनके उपन्यासों के लिए भी जानते हैं। हालांकि थोड़ा गौर करने पर हमें यह दिखा है कि उन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी शायद एक उपन्यास लिख रखा है। तो अ, भूमिका जी का परिचय देते समय हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार होता है नए लेखकों के लिए, उनसे भी सम्मानित लेखिका हैं। और आगे के परिचय के लिए हम चाहेंगे कि भूमिका जी, दर्शकों को आप अपना परिचय स्वयं ही दें। भूमिका जी। आ, आ, भूमिका जी, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शायद एक सेकंड के लिए कनेक्शन बीच से चला गया था। तो हम कह रहे थे कि ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित लेखिका तो आप हैं ही, और इतना परिचय हम आपका दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी किताबों के साथ अपना परिचय स्वयं ही दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किताबों का परिचय तो पाठक लोग जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपको। राखी की बहुत शुभकामनाएं। आपने आज इस शुभ अवसर पर, विशेष मौके पर मुझे बुलाया है, आमंत्रण दिया है। आपके सभी पाठकों, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की खूब सारी बधाइयां, खूब सारी शुभकामनाएं। आपको भी तिलकधारी आप बनकर आए हुए हैं। रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन खूब हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो सबका बहुत स्वागत मैं करती हूँ, सबका बहुत अभिवादन करती हूँ। और परिचय बहुत मामूली सा है। किताब के पहले पन्ने पर मेरा नाम आ जाता है तो परिचय सबको मिल जाता है। वैसे मैं इलाहाबाद की हूँ, दिल्ली में कयाम फरमा रही हूँ। लिखती पढ़ती रहती हूँ। जो किताबें हैं, जो लिखना है, वो आप लोग जानते हैं। अब तक 5 उपन्यास महज आए हैं और 3 कहानी संग्रह आए हैं। एक संस्मरण की है, एक अनुवाद कर किया था, सबसे पहले वही था। तो 10 किताबों का बस कुल जमा, कुल 10 किताबें। वही वही खाता हमारा इतना है। तो कुल जमा 10 किताबें लिखने में भी कोई कम वक्त नहीं लगता। जिन्होंने कोशिश की होगी कभी एक किताब लिखने की, उन्हें जरूर इस बात का अंदाजा होगा। जहां तक तिलक का सवाल है, हम दिखा दें कि मेरे हाथ में ये कैमरे के हाँ, सामने ये प्रमाण है। अच्छी आपका अच्छी माता खासी जी, मैंने गिनती है। कहा किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाथ दिखाने की, कलाई दिखाने की आज जरूरत नहीं है, माथा ही बयान कर रहा है। तो भूमिका जी, जो हम आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहते थे कि आपने कई उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह भी लिखे। तो इसमें मेरा ख्याल था, मुझे यह जानना था सबसे पहले तो कि इसमें कविताएं कहाँ गुम हो गई। आपने कविताओं का संग्रह नहीं लिखा? सबसे पहले आपने कविता आदि कवि वाल्मीकि की विधा को उठाया है उपन्यास और कहानियों के बीच में से। देखिए, कविता जो है नितांत व्यक्तिगत उद्वेग की एक्सप्रेशंस होते हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं। जब बहुत उद्वेलित मन होता है तो व्यक्ति कविता लिखता है। तो कविताएं लिखी हैं बहुत सी, घर पर है वो। और नीलाभ जी ने उनका अच्छा संग्रह भी बनाया था, जब तक वो थे, जितनी कविताएं तब जब तक लिखी थी। तो उनका, उन्होंने मेरे ख्याल से करीब 5 संग्रह उन्होंने बना रखा है। ठीक है। लेकिन साहित्यिक दुनिया में, साहित्यिक बिरादरी में मैं सेंधमारी वाला काम नहीं करती। मैं दूसरे रास्ते से प्रवेश नहीं करती। मैं जिस रास्ते से चलती हूँ उसी रास्ते से साहित्य की दुनिया में प्रवेश करना पसंद करती हूँ। तो कहानी लिखने की इच्छा थी। कवित्री टैग कवित्री बनने का शौक ऐसा नहीं था। तो ये नहीं किया मैंने कि मैं प्रवेश करूं कवित्री बन के और फिर बाद में पहुंच जाऊं उपन्यास लिखने, और फिर पहुंच जाऊं कि नहीं मैं तो कहानीकार हूँ भाई। फिर मैं उपन्यास संस्मरण की विधा का कह दूं, अरे ये मेरा उपन्यास है, और उपन्यास की विधा का कह दूं ये तो संस्मरण है मेरा। तो ये जो मिलावट है, ये जो पाठकों को मूर्ख बनाना, उल्लू बनाने की कला है, ये सब मैंने सीखा नहीं है। तो अगर मैं प्रोज लिखती हूँ, अगर उसमें काव्यात्मक धुन कहीं मिलती है तो वो हो सकती है। लेकिन मुझे अपनी निजी, मेरी ऐसी पसंद है कि मुझे उपन्यासकार कहलाना या कथाकार कहलाना ज्यादा पसंद है। कवित्री कहलाकर घुसना और फिर बदल जाना, ये गिरगिट वाला काम आया नहीं है। हमारी साथ की जो लड़कियां हैं वो अच्छी है, वो ईमानदारी से आई हैं, आलोचक भी हो गई, बाद में उपन्यासकार भी हो गई।
लेकिन उनकी कविताई और उनकी कविता उनके साथ है। लेकिन जो हमारे बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग सीखने के लिए तो वरिष्ठों की तरफ देखा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तो बिल्कुल कहती है कविता से तो कोई हमारा वास्ता ही नहीं है, हम तो ये घालमेल हम देखते हैं कि संस्मरण का उपन्यास, उपन्यास का संस्मरण बना देने की ये जो कला है, कला। चौर विद्या नहीं सीखी मैंने। और मैं वरिष्ठों से ये उम्मीद करती हूँ कि वो हमें चौर विद्या और मिलावट ना सिखाएं, वो हमें ईमानदार रहना, अगर हम लोग चाहते हैं हमारी पीढ़ी तो हमें रहने दें। तो यही वजह है कि उपन्यास लिखना पसंद है और उपन्यास कार कहलाना पसंद है, इसलिए बतौर कवित्री कभी सामने नहीं आती। बहुत सारे प्रकाशक कई बार कहते हैं कि कविता का कोई संग्रह हो तो दीजिए, रेयर होता है। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल आपने उठाया है पहला ही, तो मैं इसका एक जवाब और भी देना चाहूंगी जो मुझे अभी अभी जस्ट याद आ गया। मुझे याद है मैं उस वक्त इलाहाबाद में थी और दिल्ली के कई पत्रिकाओं या समाचार पत्रों में कुछ ना कुछ भेजती थी और बाकायदा फोन में बात भी करती थी। तो मुझे याद है कि मैंने एक बार हंस में फोन किया और राजेंद्र यादव जी का फोन आया, फोन उठाया राजेंद्र यादव जी ने। वो वहां दफ्तर का फोन स्वयं उठाते थे, जो उनका संपादक के नंबर के आगे लिखा रहता था। तो मैंने उनसे कहा, राजेंद्र यादव जी, तो जी नमस्ते, आप हंस के संपादक हैं? तो बोलते हैं हाँ। मैं आपको ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ, दिल्ली आने से जस्ट पहले की बात है। तो वो चैतन्य थे, अच्छे खासे उस वक्त थे। तो बोले अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप, आवाज बड़ी मीठी है। तो मैंने कहा जी मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। अरे वाह, अरे वाह। तो फिर अगला सवाल उनका नेचुरल, वेरी ऑब्वियस। उन्होंने कहा लिखती भी होंगी फिर तो आप? तो मैंने कहा जी, जी कोशिश करती हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। तो बोले बेटा हमारे पास जो है कि भेजो जरूर। बेटा बेटा करके बाहर जाने लगे, आवाज से कोई छोटी बच्ची है। तो बोल रहे हैं बेटा तुम जो भी लिखा है तुमने भेजो जरूर, लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, कविता ना भेज देना। तो मैं एकदम नहीं सर, मैं कविता जो है नहीं भेजती हूँ कभी, मुझे बहुत शर्म आती है। कविता में प्रेम होता है, कविता में ये सब होता है, मैं इसे कभी नहीं भेजती। मैंने उन वरिष्ठों से ये नहीं सीखा जो सहवास और प्रतिक्रिया और सेक्स की कविता लिख लिख के घुस जाती है और उसके बाद वो कहती है नहीं मैं तो बड़ी संभ्रांत कथाकार हूँ और संस्मरण संग्रह करती हूँ। तो ऐसा मैंने नहीं सीखा था। तो मैंने राजेंद्र सर से कहा नहीं सर, मैं कहानी ही लिखती हूँ और जो कविता लिखती हूँ मैंने कभी शर्म के मारे कहीं भेजा नहीं है, तो मैं आपको भी नहीं भेजूंगी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं। तो उन्होंने नहीं नहीं तुम कहानी जरूर भेजो बेटा, बहुत स्वागत है, मैं अच्छी कहानियों की मैं तलाश में रहता हूँ। और तुम्हारी भाषा बता रही है तुम अच्छी उससे हो, लोकेलिटी इलाहाबाद की तो बात ही निराली है। फिर उन्होंने अपने इलाहाबाद की थोड़ी बहुत बात बताई, मैं आता था ये सब। तो जो आप कह रहे हैं ना, तो ये राजेंद्र यादव जी ने जैसे एक अनकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि कविता लेकर आगे ना आओ, ऐसा कुछ बोला। उन्होंने बोला पूरा दफ्तर कविताओं से पटा पड़ा है। तो मैंने कहा इतनी कविताएं भैया पहले से ही है, हम दूर ही रहते हैं, हम दूर से प्रणाम करते हैं। हम कविता संग्रह लेके साहित्य के बाजार, साहित्य की दुनिया, साहित्य की जगत में प्रवेश हमने नहीं किया, ये है। और कविताओं को पसंद किया है कभी कभार। कविता अगर मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कहीं डाली है, मैं आपको बताऊं नीलाद्री के जाने के ही दिन रात में एकदम अकेला हो गया, सुबह तक इतना दौड़ धूप इतना सब हो रहा था, और नीलाद्री के जाने के बाद एकदम से खाली, कोई नहीं है वहां जहाँ पे हमको उठा कर लिए गए थे घाट तक, वो सारी जगह एकदम खाली, एकदम वीरान, एकदम ये सन्नाटा, एकदम से सन्नाटा हुआ था। इस वक्त मैंने कुछ लिखा बैठे बैठे ऐसे मोबाइल में ही हाथ में लिखा, वो एक कविता चली गई। उस कविता से मुझे आज तक लोग पहचानते हैं। अब समझिए, आसाम एक बार जाना हुआ, एक बार केरल जाना हुआ, चीफ गेस्ट केरल बुलाया गया था, नाटक का कोई प्रदर्शन हो रहा था। इन लोगों ने ये देवर Keralite people, pure Keralite people, they didn't know Hindi a single word, but what they were saying, हमने आपका कविता पढ़ा, नीलाप पर लिखा, नीलाप सर पे लिखा, हम बहुत रोया। तो मैंने ये कहा कि जो एक कविता मतलब
लिखना चाहूं और लिखने का कभी सामने लाना चाहूं तो लोग पसंद करेंगे, लोग उस भावना को महसूस करने वाले हैं हमारे सामने। लेकिन फिर भी राजेंद्र यादव जी की बात याद आ गई और फिर यही कवित्रियों की इतनी भीड़ देखी, तो फिर कदम मैंने थाम लिए। मैंने कहा नहीं, मैं कहानी और मैं उपन्यासकार कठोर विधा ही लेकर चलती हूँ। इतनी मधुर विधा, मेरे मेरे रास्ते इतने लचीले, इतने सुंदर, इतने सुगम नहीं है, मेरे कठोर रास्ते हैं, तो हम कठोर विधा ही लेकर चलते हैं। तो ऐसा रहा है जी कुछ कविताओं का मामला। जी। तो असल में आपके जवाब से मुझे एक और सवाल याद आ गया जो कि मैंने थोड़ी देर बाद के लिए बचा के रखा था, लेकिन चलिए अब याद आ गई है तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। हाँ दरअसल हाँ। आपकी जो किताब है खाली तमंचा, कहानियों का संग्रह, उसमें एक कहानी है 10 रुपए का तेज पत्ता। ये 10 रुपए का तेज पत्ता जो है ये बड़ी अनोखी कहानी थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ही कवित्रियों और कुछ ऐसे ही लेखकों का जिक्र आता है जो चमचागिरी करके ऐसे पुरस्कार पा जाते हैं जिन आयोजनों में उन्हें शायद सांत्वना पुरस्कार भी न मिलता है ऐसे। जी। और साथ साथ ही ऐसे कई, जिसको आप चौर विद्या कहती हैं, इसके कलाकारों की भी मुलाकात हो जाती है इस कहानी में। और जहां तक मुझे याद आता है पुरानी बातचीत में हमारी भी कुछ ऐसे जिक्र आए थे कुछ पुरस्कारों के, जहाँ पे जब कि आपने कहा कि भाई उपन्यास को संस्मरण और संस्मरण को फिर कहानी, और मतलब कथेतर को गल्प और गल्प को कथेतर बना करके भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 10 रुपए का तेजपत्ता वाली जो कहानी थी, आमतौर पर तो ऐसे विषयों से लेखक दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, या आप कह लीजिए कि सीधे तौर पे विरोध नहीं करते, क्योंकि अगर कर दिया तो कल को उन्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर आपने ये 10 रुपए का तेजपत्ता वाली कहानी लिख कैसे डाली? हम्म। आपने बिल्कुल बहुत बारीकी से ये कहानी पढ़ी है, क्योंकि आपने बिल्कुल वही सेंटेंस बोला जो जो उसमें है कि सांत्वना पुरस्कार के लायक भी नहीं थे और उन्हें वो पुरस्कार दे दिया गया प्रथम श्रेणी का। जी, ऐसा है कि लेखक ऐसे मामले में क्यों नहीं कहानी लिखते हैं? अच्छा, ये उनको भय रहता है कि मुझे कल को पुरस्कार नहीं मिलेगा, मैं इस प्रकार की कहानी अगर लिखूंगी, इस प्रकार का रहस्य उद्घाटन, सत्य उद्घाटन कर दूंगा या कर दूंगी, तो है ना। तो ये भय तो खैर कभी नहीं रहा, क्योंकि पुरस्कार का तो कोई लालच कभी रहा ही नहीं, जीवन में नहीं रहा। बहुत बड़ी बड़ी चीजें ठुकराते हुए इलाहाबाद से दिल्ली आए हैं, तो इसका लालच कभी नहीं रहा और भय भी नहीं रहा। जब आदमी सच पर चल रहा होता है तो वो भय खींचता ही नहीं है। अभी आपसे जस्ट पहले मेरा एक साक्षात्कार सर ने लिया था, अरविंद सर ने, उन्होंने मेरा परिचय ही दिया तो ये कह कर दिया कि बहुत खरा और बहुत सच्चा और बहुत साफ बोलने वाली लेखिका आज हमारे साथ हैं। तो वो इस बात को शायद जान रहे हैं कि मैं सच पर ही रहती हूँ। महात्मा गांधी जी से सत्य और अहिंसा, ये लगता है मैंने कहीं गांठ बांध ली है। तो अहिंसा तो नहीं, हिंसक प्रवृत्ति तो कभी कभी हो जाती है, नाराज हो जाती हूँ, क्रोध कभी कभी आ जाता है, ह्यूमन नेचर है, कोई देवता या फरिश्ता तो मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं सच पर बहुत चलने का प्रयास करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जब मैं सच कहानी लिखती हूँ, मैं सच्ची बात लिखती हूँ, तो वो लोगों को अपील ज्यादा करती है, ज्यादा पाठक जुड़ते हैं। ये एक चीज मैं देखती हूँ। सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पर लटकाया, मुझको जहर का जाम पिलाया। तो ये जो कुछ लोग हैं जो जहर का जाम पिला रहे होते हैं या सूली पे चढ़ा रहे होते हैं, आज आप फिर देखिए तालिबानी तालिबानी उन सच्चे अफगानियों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसमें जो सच्चे बन जाएंगे वही इतिहास लिखेंगे। तालिबानों का इतिहास बहुत काला, बहुत कलंकित, बहुत कलुषित लिखा जाएगा। वो सच्चे अफगानी, वो अफगानी महिला जो बराबर ऑनलाइन, बराबर सोशल मीडिया पर भेज रही है कि मैं एक फिल्मकार हूँ, आप हमारी मदद को पूरा देश, पूरी दुनिया आए, है ना, इसका इतिहास उज्जवल लिखा जाएगा। हम लोग इतिहास, हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर हैं, अगर हम लोगों ने एक भी किताब कभी पलटी है, उसमें से अगर हमने सच नहीं सीखा, अगर हमने उसमें से अच्छाइयां नहीं सीखी, तो हमारा उस किताब के पन्ने पलटना ही बेकार है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पाठक हमारे फॉलो कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी ओर से ऐसी इच्छा है कि वो चौर विद्या मुझसे ना सीखें, मैं हमारे वरिष्ठों की तरह
खासकर एक ही है, चोट्टिन उनका तखल्लुस है, बहुत सारे लोगों ने यही कहते हैं, जो संस्मरण से उपन्यास और उपन्यास से संस्मरण और कवित्री से वो उपन्यासकार हो जाती है। तो मैं अपने पाठकों की वजह से इस सच पर चलती हूँ। तो जो मैंने 10 रुपए का तेज पत्ता कहानी लिखी थी, ये केतन नाम के लड़के पर है। और केतन नाम का कोई एक इस प्रकार का एक चरित्र मेरे शायद मेरी नजरों से या मेरे जहन से गुजरा था, जिसने मुझे बताया था कि मैं जो है फलाने एक संपादक महोदय हैं, जिनकी खुद की हैसियत एक सीधी लाइन हिंदी लिखने की नहीं है। वो अपना संपादन का सारा कार्य मुझसे ही करवाते हैं, वो अपने घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, वो अनुवाद का तमाम काम मुझसे करवाते हैं, और उसके बाद वो मुझे इसके बदले में पुरस्कार दिलवा दिया करते हैं। ऐसा दिल्ली में आकर कुछ ऐसे तजुर्बे हुए थे लोगों को देख देख कर। तो मेरे दिमाग में आया था, अच्छा अब आप वहीं पर देखिए, इसी कहानी में कियारा नाम की लड़की आई हुई है, वो अमेरिका से आई है, बाहर से आई है, उसको ये सारी चीजें समझ आ नहीं रही है, लेकिन इसके समझ में ना आने के बावजूद वो उसकी सारी बातें सुनती है बहुत गौर से, और हिंदी साहित्य की असलियत जानने की, तहें खोलने की, परतें एक के बाद एक पलटने की कोशिश करती है। तो एक जिज्ञासु स्वभाव कह लीजिए, एक क्यूरियोसिटी कह लीजिए, तो एक दिल्ली नया शहर है, ज्यादा जानने की इच्छा है, तो उस नाते ये समय आया और उसी दौर में ये कहानी लिख गई। लेखिका के, और इसमें मैं आगे भी लिख रही हूँ, आएगी वो, तो मतलब मैं पहले से ज्यादा निर्भीक दिखाई दूंगी। 10 रुपए की तेज पत्ते से ज्यादा बहादुरी आप आगे देखेंगे। इस 10 रुपए का तेजपत्ता कहानी संग्रह में मुझे एक चीज जो और याद आ गई वो ये थी कि इसमें एक कहानी है आपकी, रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया। मेरे ख्याल से ये कहानी आपके जेएनयू प्रवास के दौरान लिखी गई थी और नाटक से जुड़ी हुई थी उस वक्त। आपकी पहली कहानी भी शायद इसी विधा पर है जिसमें आप नाटक इत्यादि के ऊपर लिख रही होती हैं। तो ये रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया, ये कहानी कैसे, मतलब और ओके। इन नाटक से जुड़ी हुई चीजों पर कहानी क्यों लिख रही होती हैं आप? बहुत अच्छे अच्छी अच्छी आप कहानियों को चुन रहे हैं, जो कहानियां मुझे बहुत पसंद हैं। रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया थिएटर पर शुद्ध कहानी है, और राजनीति के किसी व्यक्ति की भी इसमें परछाई है। देखिए, उसमें मैंने थिएटर जगत दिखाने की कोशिश की है। मैं जब यहाँ आई हूँ दिल्ली में, तो सीधा प्रवेश मेरा जेएनयू के माहौल में हुआ, जेएनयू के हॉस्टल में ताप्ती में मैं रहने आई। दिल्ली का माहौल, दिल्ली की भाषा, दिल्ली की संस्कृति, ये अभी दूर थी, अभी मैं जेएनयू को ही एब्जॉर्व कर रही थी, समझ रही थी। और थिएटर से प्रेम था बहुत पुराना, लेकिन इलाहाबाद में अब थिएटर जितनी अच्छी स्थिति में है, जिस वक्त मैंने इलाहाबाद छोड़ा था उस वक्त नहीं था। उस वक्त ये स्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। उस वक्त न केवल इलाहाबाद में, कि किसी भी छोटे शहर में अगर थिएटर में किसी लड़की लड़के व्यक्ति का रुझान है, तो कहा जाता है इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए ये थिएटर में जा रहा है। ठीक है, ये कहा जाता है, उसमें लिखा है इस कहानी में है कि या तो नैन मटक्का करने का उसे बहाना चाहिए और एक अवसर खोज के वो वहां जा रहा है, कि वो हम थिएटर में जा रहा है, दरअसल वो किसी और उद्देश्य को लेकर जा रहा उसका है। मकसद कुछ और है। हाँ, उसका प्रयोजन ये नहीं है कि हम थिएटर से जुड़े हैं, उसका कोई और ही कारण है। तो इस तरह का माहौल था इलाहाबाद में भी। आप छोटे जगहों पे थिएटर इतना बढ़िया नहीं है जितना दिल्ली में है। दिल्ली में A1 थिएटर देखने को मिलता है। लंदन में, पेरिस में, जर्मनी के कुछ शहरों में ये जो थिएटर की बहुत पॉलिश्ड, बहुत फ्लोरिश्ड विधा आप यहाँ पाते हैं, ये और जगह नहीं दिखाई देती। तो इत्तेफाक हुआ कि उसी वक्त शक्ल मुझे सर की याद आ रही है, गुहा सर, यस, प्रॉबियर गुहा सर की एक वर्कशॉप वहां चल रही थी। वहां पे जो हर हॉस्टल होता है, हॉस्टल के दरवाजे पर या मेस में हम लोग को पैम्फलेट्स दे दिए जाते हैं, ढेर ढेर सारे वहां रख दिए जाते हैं कि ये वर्कशॉप यहाँ पर होने जा रही है, जिस किसी की भी इच्छा हो वो ज्वाइन कर सकता है। तो इत्तेफाक से मैंने वो पैम्फलेट देखा और बस जिज्ञासा लेकर गए, और मुझे इतना अच्छा लगा। प्रॉबिर गुहा सर की वो वर्कशॉप थी, मैंने पूरी अटेंड की। मैं एक जर्मन लड़की के साथ गई थी, म्यूरियल पैथरस नाम था उसका, पैथरस जो भी। तो ये गई, लेकिन ये भाग गई अगले दिन में, क्योंकि
हम मुझे थिएटर बहुत पसंद आया। थिएटर जमीन देता है, जमीनी हकीकतें बताता है। थिएटर, आई लव थिएटर। तो जब थिएटर से लौट के अपने रूम पर आए तो लड़कियां अलग टाइप की हैं, हमारे स्वभाव की, हमारी परिवेश, हमारे संस्कारों वाली लड़कियां प्रायः नहीं है। तो लिखना शुरू किया, यहीं से कलम थामा है। पहला उपन्यास भी उसी हॉस्टल के कमरे में लिखा है, पहली कहानी भी उसी कमरे में लिखी है। तो ये इत्तेफाक है कि जैसे सुबह थिएटर करके आए, फिर शाम को अगर खाली बैठे और कुछ लिखने का मन हुआ तो कहा चलो आज कहानी लिखते हैं कोई, और सोच के नहीं हुआ ये, बस इत्तेफाक से बस लिखा और वो बन गई प्यारी सी कहानी। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि छोटे शहरों से जो थिएटर का माहौल खराब है, उससे जब कोई आदमी पार्लियामेंट पहुंचता है तो वो तो थिएटर का वही दिमाग लेके जाता है, वो इस बीच वाली कड़ी से महरूम रह जाता है कि थिएटर बहुत अच्छा है, थिएटर बड़ी योग्य लोगों का है, थिएटर बहुत मेहनत, बहुत कमिटमेंट मांगता है, बहुत हार्डवर्क चाहिए थिएटर से जुड़ने के लिए, है ना। और थिएटर जो है आपका गुरूर तोड़ देता है। थिएटर में आप सिर्फ साहब या नवाब या बादशाह और बेगम और शहजादे बन के नहीं जी सकते। आप वहाँ पर्दे के पीछे भी भेज दिए जा सकते हैं और आपको बहुत सारा काम दिया जा सकता है और आपकी सराहना भी होती है उसमें। ये है तो थिएटर मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुझे बहुत प्रिय है। तो इसलिए पहली कहानी में ये दिखाने की कोशिश की थी कि एक राजनीति से जुड़ा व्यक्ति कितनी हे दृष्टि से देख रहा है। वो सोचा जो ये लोग काम करती हैं, यहाँ की लड़कियां हैं, इनमें से तो किसी को भी कभी रात में बुला लो, कोई भी चली आएगी। उसे दिमाग में कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो रेड लाइट एरिया जो है ये थिएटर की लड़कियों को वो समझ रहा है, क्योंकि वो उसकी कार व्हाइट एम्बेसडर के ऊपर लाल बत्ती है, ये सीन आता है। तो उस वक्त लाल बत्ती चलती थी, फिर लाल बत्ती और नीली बत्ती बंद हो गई, बैन हो गई बाद में, उस वक्त चल रही थी। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। इस पर मैंने उपन्यास भी बाद में लिखा थिएटर पर, नौशाद, जब ही आया है 2021 में ही आया है, पूरा थिएटर की दुनिया है वो। अभी मैं थिएटर पर और लिखूंगी, थिएटर मेरा प्रिय विधा है, पसंद करती हूँ बहुत। तो अब एक सवाल जो आधा दर्शकों और पाठकों के लिए है और आधा लेखकों लेखिकाओं के लिए। पहला हिस्सा सवाल का ये है कि आपको खुद लिखने में ज्यादा क्या पसंद रहा, उपन्यास ज्यादा पसंद रहे या फिर कहानी संग्रह जिसमें छोटी छोटी कई अलग अलग कहानियां होती हैं, एक कहानी का दूसरी कहानी से कोई संबंध हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता। तो ऐसे कहानी संग्रह जो आपने बनाए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, वो आपको लिखना ज्यादा पसंद आया या फिर पूरे पूरे उपन्यास जिसमें एक ही कहानी शुरू होती है और बिल्कुल अंत तक चलती रहती है, वो ज्यादा पसंद आया? और इस सवाल का दूसरा हिस्सा जो कि लेखक और लेखिकाओं के काम आएगा, वो ये था कि इनमें से ज्यादा मुश्किल क्या होता है, किसे लिखना ज्यादा मुश्किल होता है, किसे लिखने में ज्यादा वक्त लगता है, एक कहानी संग्रह इकट्ठा करने में ज्यादा वक्त लगेगा या एक उपन्यास में? आपके दोनों ही सवालों के जवाब में पहला तो उपन्यास है। मुझे प्रिय भी ज्यादा उपन्यास है और लिखना कठिन भी उपन्यास है, लेकिन कई बार ये वर्जनाएं टूट जाती हैं। जैसे बहुत छोटा सा मुद्दा कोई दिमाग से गुजरा, कोई छोटी सी घटना देखी तो वो कहानी में समिट जाती है, वो उसमें उसका समापन हो जाता है। उसे हमें विस्तार देने की निरर्थक कोशिश ना तो करनी चाहिए। ये लेखकों और लेखिकाओं के लिए बात है, साहित्यकारों के लिए ये बात है कि उसे अगर जबरदस्ती आपके पास घटनाएं बहुत नहीं है तो आपको छोटे में ही समेट देने की कोशिश करनी चाहिए, उसे जबरदस्ती विस्तार नहीं देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा दूं, कुछ एक है एक जाने वाले लोग हैं, तो उनमें क्या है कि उनके पास घटना कुछ है नहीं, ठीक है, पिछले 60 सालों से वो उन्हीं उन्हीं घटनाओं का संपादकीय उनके पति लिखते रहे हैं, कहानी भी उन्हीं उन्हीं घटनाओं की, 4-5 मुश्किल से ये चीजें हैं। एक जगजीत सिंह हो गए, एक इलाहाबाद का एक मोहल्ला है बस वो हो गया, एक उनका हो गया कलकत्ते का प्रवास थोड़ा सा, और एक घटना हो गई कि वो घरेलू हिंसा और घरेलू माहौल, आर्थिक तंगी जबरदस्त। इन 4 मुद्दों पे एक पति पत्नी पिछले 70 सालों से वही वही चीजें लिख लिख के दोहरा रहे हैं, जो ऊब पैदा करती है। मुझे एक प्रकाशक ने कहा कि वो बासी कढ़ी है जो बार बार उबल रही है, ऐसा मुझे किसी प्रकाशक ने या किसी संपादक ने ये बोला। तो फिर अगले प्रकाशक ने, क्योंकि कई लोग हम लोग बात कर रहे थे, उसने कहा वो बासी कढ़ी उबल नहीं रही है, उस कढ़ी में जो है, कढ़ाई में
फफूंद लग गई है, तब भी गैस जलाई जा रही है, गैस बर्बाद हो रही है, कुछ भी नया निकल कर मसाला आ नहीं रहा है। ठीक है, तो उपन्यास आप तब लिखें, और तब अपने लिए भी मैं कह रही हूँ, तब हमें लिखने की कोशिश या बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रीफ में बता दूं कि कहानी का जो विस्तार है वही उपन्यास है कई बार। फिर उसमें घटना चक्र बढ़ते जाते हैं, घटनाएं बहुत सारी बढ़ती जाती हैं, जीवन जो है, अब जैसे गोविंद मिश्र जी हैं, इन्होंने 100 साल का उपन्यास, 100 साल की जिंदगी का, 6 पीढ़ियों का उपन्यास लिखा है पूरा का पूरा। कमलेश्वर जी की बहुत बढ़िया, बहुत शानदार किताब है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, कितने पाकिस्तान। इसमें आप देखिए, ये इतनी बढ़िया कृति है इनकी। इसमें अकबर के जमाना, अंग्रेजों का जमाना, मौजूदा जमाना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जमाना, आजकल जो ये राजनीति होती है, जो कूटनीतियां और जो अड्डेबाजी और जो गैंगबाजी होती है, इन सब का इतना बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इतना बढ़िया दिया है। तो ये उपन्यास बने तो समझ में आता है कि आपने इतना लंबा चौड़ा फलक रखा। अब ये इतने लंबे चौड़े फलक जो है छोटी सी कहानी में नहीं समेटे जा सकते। इनको फॉलो करते हुए, कितने पाकिस्तान जैसी रचना को फॉलो करते हुए कई सारे आज के लेखकों ने, आज की क्या, हमसे तो पुरानी पीढ़ी के हो गए, 50-60 साल की उम्र है उन लोगों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने इसे देखकर कुछ रचनाएं लिखी। और उन दोनों ने ये नहीं, दोनों महिला है इत्तेफाक से, और दोनों ने ये नहीं बताया कि ये हम कमलेश्वर जी से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर लिख रहे हैं। दोनों ने कपास की खेती और क्या 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 किया। उसमें से एक कवित्री जी भी हैं, यहाँ की 3 है बल्कि। अरे आप इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास ले रहे हैं, कहाँ से प्रभावित होकर ले रहे हैं? अगर मैं इस तरह का लिखूं तो मैं बताऊं, मैंने कमलेश्वर जी का पढ़ा था, इससे मैं कहीं ना कहीं प्रेरित हुई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कविता लेकर आगे नहीं हुई, राजेंद्र यादव जी की प्रेरणा है ना। मैंने ईमानदारी से बता दिया ये बात। तो ये ईमानदारी जो नहीं है लोगों में, ये बहुत उनके व्यक्तित्व और उनकी जो रचना प्रक्रिया, रचनाशीलता, रचना कर्म है, वो बहुत खूब प्रभावित होती है एक थर्ड पर्सन की निगाह में, वो जैसे थर्ड पर्सन। तो उपन्यास लिखना कठिन तो है, लेकिन अगर घटना चक्र बहुत ज्यादा है, व्यक्तित्व आपके पास खूब है, चरित्र आपके पास खूब है, तो आप फैलाइए चीज को। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहानी में उसे समय देना बेहतर होता है। क्यों बेकार में बोर करो पाठकों को? तो चीज दोनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कि वो किस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, है ना। जैसे अब आप आजादी के ही समय की देखिए, ये 2 देशों का जो पार्टीशन हुआ है, ये जब तो इसमें छोटी छोटी कहानियां मंडो की कितनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कितना आपको विचलित कर देती है पढ़ पढ़ के। मुद्दा वही है जिस पर बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू द पाकिस्तान जैसे चीज लिखी है, अमर चीजें हैं ये सब, है ना। तो ये कहने का है आशय कि ये आपके मुद्दे पर, आपकी उस थॉट पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को कितना विस्तार देना चाहते हैं या कितना संक्षिप्त कर देना चाहते हैं। खोल दो कहानी जैसे है, वो बहुत ही मतलब निर्ममता से बयान किया हुआ एक लड़की के संग होने वाले बहुत ही बुरे आचरण का सिंबलाइजेशन है, बहुत कायदे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत दर्द भरी कहानी है, लेकिन ये आजादी का एक टुकड़ा है। पूरा आजाद हिंदुस्तान नहीं दिखा रहे, एक ऐसी घटना घटी उसके माध्यम से लिखा, पूरा आपको समाज दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब तालिबान पर लिखा जाएगा जब, तो इस तरह की तमाम है। चाइना, अभी मैं हाल ही में पढ़ रही थी, चाइना वाले जो है वहां पर बड़े कैंप्स लगा रहे हैं, और मुस्लिमों को, वीगर मुसलमानों को, मैंने अपनी वॉल पर उसे शेयर किया था और उस पर लिखा नहीं है अभी, इतना अत्याचार, इतनी प्रताड़ना वो कैंप लगा के महिलाओं को दे रहे हैं। कहते हैं कि वो जो पूरी बिल्डिंग्स होती है, वो पूरी बिल्डिंग उनकी चीख और इनकी चिल्लाहटों से कांप जाती है, इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब कभी ये लिखा जाएगा, तो ये उपन्यास अगर बनाया जाएगा तो बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ेगा। कहानी बनाएंगे तो एक छोटी सी कहानी बनेगी, मंटो टाइप्स। तो ये आपका मुद्दा, आपका समय आप कितना देना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, और ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये लेखिकाओं और लेखकों के लिए कठिन दोनों ही है, कठिन दोनों ही है। उपन्यास में दोनों में बहुत नजाकत जरूरी है, बहुत सतर्क होना जरूरी है, बहुत अलर्ट होकर लिखना पड़ता है, ये है।
मैं समझती हूँ कि अब मैंने संतुष्ट किया है आपको अपने जवाब से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक ही कहानी, जैसे कि मेरी समझ में आपकी बातों से ये आया अभी कि मान लीजिए अगर मांटो जैसे 5, 6 या 10 छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, और अगर हम लोग ट्रेन टू पाकिस्तान को देखें तो ऐसी ही 10, 15 अलग अलग छोटी छोटी कहानियां, कई घटनाएं जब एक साथ जुड़कर इकट्ठा आ जाती हैं, समय काल लंबा हो जाता है। जैसे अगर आप खोल दो कहानी की बात कर रही थी, तो खोल दो कहानी में शुरुआत में वो अपनी बेटी को बचा लेने के लिए कुछ नौजवानों से कहता है, वो नौजवान जाते हैं, ढूंढते हैं, उनको लड़की मिल भी जाती है, उसे वो उठा करके ले आते हैं और सारी गलत हरकतें उसे करने के बाद उसे एक कमरे में फेंक जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ही दिनों की कहानी है, लेकिन जब आप ट्रेन टू पाकिस्तान देखते हैं तो वो कई महीनों में खिंच जाती है, और कई घटनाएं ऐसी जो होती है वो एक साथ आ जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है। या फिर जैसे अभी आप अफगानिस्तान की बात कर रही थी, तो अफगानिस्तान पे मुझे याद आ गया कि राहुल सांकृत्यायन ने एक अनुवाद किया था, दाखुदा नाम की किताब है, और वो उस दौर के अफगानिस्तान पे, जी, उस दौर के पाकिस्तान अफगानिस्तान पे लिख रहे होते हैं, जिस दौर में वहाँ रूसी लोग जो है वो मदद कर रहे होते थे, और कहानी का नायक जो होता है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित दिखता है, और वहाँ जो लोग होते हैं पहले से, वो काफी सामंतवादी विचारधारा से प्रेरित दिखते हैं। उस समय में शायद राहुल सांकृत्यायन कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद में बौद्ध हो गए थे शायद। तो देख सकते हैं हम लोग कि ऐसी कहानियां और ऐसी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को अभी के दौर में लेकर के आए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हिंदी में कहानियों का फलक थोड़ा घटता जा रहा है? अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें, उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग उठा लेते हैं चेतन भगत की किताबें, जो कि अंग्रेजी में काफी अच्छे खासे स्थापित और कहिए प्रचलित लेखक हैं, उनकी किताबें अगर हम लोग देखते हैं तो हर एक किताब का विषय काफी बदलता जाता है। जैसे एक किताब में अगर वो कॉलेज स्कूल जाने वाले लड़कों के बारे में लिख रहे होते हैं, या कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे लड़कों के बारे में लिखते हैं, तो दूसरी किताब में वो दो स्टेट्स पे पहुंचते हैं, तो वो एक ऐसी कहानी लिख रहे होते हैं जहाँ अलग अलग जगह के दो लोग शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें क्या समस्याएं आती हैं। टू तीसरी स्टेट्स। किताब अगर उनकी, जी, टू स्टेट्स में, तीसरी किसी किताब में देखेंगे तो मुद्दा फिर बदल जाता है, कॉल सेंटर में काम करने वाले 4, 5 लोगों की कहानी आ जाती है। तो हर एक में ऐसी कहानी आ जाती है जो आज के युवा वर्ग जिससे अपने आप को जोड़ सकेगा। क्या हिंदी में ऐसा होता है? हिंदी में ऐसी कहानियां बहुत कम दिखती है, मतलब एक ही विषय होता है घिसा पिटा सा, जिसमें शायद वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज दिखाने की कोशिश वो लोग कर रहे होते हैं। और ज्यादातर मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ऐसी चीजें बेचने के चलते ही हिंदी के किताबों की दुकानें भी बंद होती जा रही हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फलक घटता जा रहा है हिंदी का? नई नए हम्म। विषय पर, नए सब्जेक्ट्स पे लोग नहीं लिखते हैं? बहुत अच्छी चिंता आपने व्यक्त की है, लेकिन ये चिंता आपने खाली तमन्ना जैसे संग्रह को पढ़ने के बाद व्यक्त की है, ये मुझे आश्चर्य में डाल रही है चीज। यहाँ तो बहुत वैरायटी है, जिसने भी पढ़ा उसने कहा वैरायटी ही वैरायटी है। हाँ, शायद आपने बोहनी संग्रह नहीं पढ़ा है, आप वैरायटी ही वैरायटी पाएंगे। वहाँ आपको शराब भी दिखेगी, आपको वहाँ विधवा भी दिखेगी, आपको वहाँ मजदूर भी दिखेगा, वहाँ आपको तांगे वाले भी दिखेंगे, पार्टीशन भी दिखेगा, दंगे भी दिखेंगे, वहाँ आपको बाल बच्चों का भी दिखेगा, वहाँ बच्चों का विद्रोह भी दिखेगा, वहाँ घरेलू हिंसा भी दिखेगी। तो मतलब अनगिनत है, बहुत अनगिनत सब्जेक्ट्स हैं। पांचों उपन्यास में देखिए एकदम अलग अलग टॉपिक्स हैं, एकदम अलग अलग है। कहीं वर्ग संघर्ष और सिर्फ इसमें स्त्री अस्मिता की समस्या को लेकर हम नहीं जूझ रहे हैं, सारा कुछ बयान किया है। तो हिंदी समेट रहा है, और इसका वजह ये है कि लोग पढ़ कम रहे हैं शायद। जैसा आपने कह दिया, अगर आप पढ़िए और तो आपको देखने को मिलेगा बहुत वैरायटी है, यहाँ भी वैरायटी बहुत है। और दुकानें बंद होने की जहां तक बातें हैं, तो कोरोना ने काफी संकट पैदा किया है। ये प्रकाशकों की बड़ी शिकायत रहती है कि हिंदी बिकती कम है। तो ये तो ये सवाल प्रकाशकों की तरफ से समझ लीजिए आप। ये एक फैलाया हुआ भ्रम है, ये एक फैलाया हुआ झूठा भ्रम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाठक तो खूब सारे रहते हैं, मुझे तो पाठक मैं जब देखती हूँ तो मुझे इतना मतलब सुकून मिलता है कि ये इतने दूर दूर के पाठक और इतनी इतनी किताबें लेकर जा रहे हैं। जब बुक फेयर होता था तब तो प्रत्यक्ष दिखाई देता था। और अब हाँ, एक है कि जब आपका कोरोना का काल है, या जब पहले रिसेशन का पीरियड था, और उसके भी पहले जब यहाँ के युवा विदेश की ओर जा रहे थे, तो साहित्य पढ़ना कुछ लोगों का
थोड़ा सा थमा था। वो ऑनलाइन जब से पढ़ना शुरू किया था, किताबें लेना कम कर रहे थे। लेकिन कोरोना ने तो बहुत बढ़ा दिया चीजें, बहुत किताब हो गई लोगों के पास। एक तो प्रकाशन के तमाम सारे ये खुल गए, फलक नए नए, पटल नए नए, कहीं से भी आप छपवा लीजिए। ऑनलाइन तमाम सारे प्रकाशन आपके साथ हैं। अभी कौन सा एक है, कौन सा वाला है, वो केवल ऑनलाइन ही पब्लिश करता है, वो किताब जो है ऑफलाइन नहीं देता, पो, कॉपी नहीं पोथी या देता। जगन्नाथ पोथी एक बहुत आती सारे है हैं। एक। हाँ 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 हाँ। और तो इसके अलावा भी कई कई सारे, हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही देते हैं। जैसे अभी तो कई हाँ एप्स भी आ गए हैं जिसमें धारावाहिक की तरह आप पढ़ जी सकते हैं जी जी किताबों को जी ऑनलाइन। जी। प्रकाशकों की अगर ये शिकायत है, ये उनका फैलाया हुआ भ्रम है, उन्हें रॉयल्टी ना देना पड़े, ये उनका उद्देश्य, उनका पीछे ये है, हिडन टारगेट ये है, उनका छुपा हुआ लक्ष्य ये है, दैट इज देयर हिडन टारगेट, हिडन एजेंडा। वो सामने नहीं ला रहे हैं, नहीं तो किताबें खूब धुआंधार बिक रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में ज्यादा किताबें बिकी हैं नॉर्मली मतलब जितनी। नॉर्मल नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा बिकी हैं, ऐसा जी आपको जी लगता है? जी, क्योंकि लोगों के पास टाइम इतना ज्यादा हो गया है, घर में बैठे हैं, आपस में झगड़ा करने से अच्छा हर समझदार थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा एक किताब ले लो पढ़ो। नहीं, पुरुष है महिलाओं की मदद कर रहे हैं इस समय की, तुम बहुत सारा, तुम्हारे सिर पे काम का बोझ हो गया है, तो बहुत सौहार्द, बहुत सहृदयता बढ़ गई है, लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति कोरोना काल में बढ़ गई, लिखने की प्रवृत्ति। मैं अपने ही बता रही हूँ, इतना वक्त हो गया, कहीं जाना है ना कहीं आना है, कहीं जाने आने का जब हम लोग विजिट करते हैं, हम लोगों को कहा बुलाया जाता है, हम लोगों को किसी भी सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में, तो उसके आने जाने की एक दिन पहले एक दिन बाद भी हम व्यस्त हो जाते हैं। जो सामान समेट के ले गए उनको उनको काम वाली को देना होता है, भाई कपड़े धो दो, ये कर दो वो कर दो, है ना। तो ये सब टाइम बच रहा है अब तो हम लोग का, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक चीज होती है कि कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक समय, कोई भी एक अंतराल, कोई भी चीज अच्छा भी पक्ष लाता है, बुरा भी पक्ष इसका होता है। तो इसका ये अच्छा पक्ष है कि हम पढ़ रहे हैं तो ज्यादा है। हाँ, एक भयावह स्थितियां हैं कि कब कौन चला जा रहा है, बहुत यंग यंग लोग चले गए इस बीच में। ठीक है, एक प्रकाशक ने अभी मुझे फोन किया, अभी हाल ही की बात है, बिल्कुल रिसेंट में, आपको बता रही हूँ, शायद परसों की बात है। उसने बोला, देख भूमिका जी, देखिए कितने युवा युवा चले गए, बहुत बुरा लग रहा है, पत्रकार चले गए, एक चंडी शुक्ला करके थे बम्बई में, वो चले गए, ही वॉज क्वाइट यंग, उनका बच्चा अभी स्कूल में एडमिशन छोटे वाले का वो करने जा रहे थे, इतना मतलब यंग पत्रकार। और यहाँ पर जो एक नितिन करके चले गए, बहुत बहुत मतलब नाम कितनों का गिनाएंगे। तो प्रकाशक ने मुझसे कहा, बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशक है, उसने कहा जिसको जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो मैंने कहा अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि अब आप समझ लीजिए, 90 साल की एक है, वो हमसे हर साल यही कहती है, पता नहीं कब आंखें मूंद लूं, आखिरी किताब छाप दो, आंखें मूंदने से पहले मैं अपनी किताब देख लूं। और भूमिका जी यकीन मानिए, पिछले 10 सालों से वो यही कह रही हैं। तो मुझे हंसी आ गई बहुत। मैंने कहा भाई, किसी के मरने का तो मनाया नहीं जाना चाहिए, ये तो भाई आपकी गलत विचारधारा है, आप लंबी उम्र मनाइए, कहते हैं खूब जिए, हमको काहे त्रास रही है, हमको इतनी ताड़ित कर रही है, इतनी प्रताड़ना हमें ना दें। हर साल वो यही इमोशनल ब्लैकमेल करती हमें है। भी जीने दें, हाँ हमें भी इतने जीने दें। आपने तो उनसे एक कदम आगे जवाब दिया है कि आप तो जिए, हमें भी जीने दीजिए। अरे हर साल वो यही कहती है, आखिरी किताब क्या पता ये वो छाप दो भैया। तो भाई हम तो 10 साल से एक एक करके उनकी दिए दे रहे हैं, अब तो हम तरस हुए कि इतने निकल गए, कोरोना में ही देवी आप चली जाती। तो मुझे हंसी आई, बस अब हम क्या बोले, इतनी कड़वी बात है ये। तो इस प्रकार की बात है, किताबें खूब बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं, तभी तो छाप रहे हैं, नहीं भट्टा बंद नहीं हो जाता, भट्टा बैठ जाता। आप घर में बैठते, आप तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा प्रकाशन चलाए चले जा रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं। और कहा जाता है, एक बार ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती वो वर्णिक जाति का हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसका 2 पैसे का मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वो काम वो आगे करता नहीं है, कोई मूर्ख ही होगा जो अपना जेब का पैसा लगाता जाए और काम करता जाए, उसे मुनाफा हो रहा है वो तभी काम कर रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स कॉमन सेंस का आदमी भी ये बात समझ जाएगा। तो आपकी किताबें बिक रही हैं, तभी तो आप छाप रहे हैं, इतनी इतनी क्यों छाप रहे हैं। एक दर एक प्रकाशन दर प्रकाशन आपका बढ़ता जा रहा है, घर आपके बढ़ रहे हैं, आप
साइकिल पर चलते थे, आज कार पर चल रहे हैं नीरव। तो कई उदाहरण मुझे आंखों देखा बता कर गए हैं, आंखों देखा। लूना भी चलता था, किताब पढ़ता था, यही गली है दरियागंज की, और देखो आज कितने प्रकाशन खरीद कर बैठा है। तो ये सब तो हम लोगों को तो कम से कम ना बताएं। किसी नए लड़के को दूध पीता बच्चा है तो उसको जब घुट्टी पिलाओ, से कह दो बेटा हमारी किताब नहीं बिक रही है, हम बहुत नुकसान में हैं, तब भी हम गाड़ी से चल रहे हैं, तब भी हम करोड़ों में खेल रहे हैं। तो वो बच्चा हाँ करके कह देगा हाँ सही है, हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग के पास समझ है, हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो फैलाया हुआ भ्रम है। किताबें खूब बिक रही है, पाठक खूब पढ़ रहे हैं, पाठक समझदार हुए हैं पहले से ज्यादा, वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो वैरायटी पढ़ रहे हैं। वो कितने सारे नए सत्या जैसे राइटर हैं, नीलोत्पल जैसे राइटर हैं, इन लोगों को वो कितना उन्होंने बेस्ट सेलर्स बना दिया है, उन्हीं की युवाओं की वजह से तो है। ये तो ये गलत भ्रम है, ये तो मृग मरीचिका दिखाना है कि नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं है, देखिए ये सब नाटक है। बिक रही है, खूब पढ़ा जा रहा है, पाठक दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हम लोग तो अभी पैदा हुए लोग हैं इस दुनिया में, और हम लोग ये चीज महसूस करते हैं। पुराने लोग तो खूब भली भांति जानते होंगे। ये है। अच्छा, चलिए अब हम लोग एक बार आपके उपन्यासों पर आते हैं। आपके उपन्यासों में से आपको प्रिय कौन सा रहा? अगर हम लोग नौशाद की बात छोड़ दें तो नौशाद, मुझे पता है आपको थिएटर पसंद है और नौशाद सबसे नया भी है, शायद 2021 में ही प्रकाशित हुआ है। तो इसके अलावा पहले इनके इसके अलावा जो आपके बाकी के उपन्यास है, इनमें से आपको कौन सा उपन्यास पसंद था? देखिए ऐसा होता है कि जो एक माँ होती है उसको अपने सब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि वो सबको 9 महीने पेट में रखती है, वो सबको बहुत प्रेम से पोषित करती है, उसका पालन करती है, जन्म देती है, बड़ा करती है। तो ये हमारे उपन्यास, हमारी रचनाएं ही हमारी संतानें हैं। हमारे हम बहुत इन्हें सिर्फ 9 महीने में नहीं, कई बार हम इन्हें कई साल अपने जहन में रखते हैं, तब वो संतान के रूप में, किताब के रूप में हमारे सामने अवतरित होती हैं। तो ये कहना कि एक कौन सा बहुत प्रिय है, नौशाद को भी मैं नहीं कह रही, सब बराबर से प्रिय हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि माँ के लिए अगर स्पेशली कहा जाए तो जो चीज कमजोर होती है उस बच्चे पर उसका ध्यान ज्यादा जाता है। जो बच्चा उसका राष्ट्रपति है वो उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देगी, जो बच्चा चपरासी है उसका, वो उसको कहेगी राष्ट्रपति वाले से कि इसका भी बेड़ा पार लगाओ, इसको भी कुछ बनाओ। ये है। तो हम अपनी कमजोर कमजोर रचनाओं को कहें कि वो ज्यादा प्रिय है, तो मैं अपनी कमजोर रचना किसी को क्यों कहूँ? मेरी सब रचना मेहनत से लिखी गई है, जब मेहनत करेंगे तो वो कमजोर क्यों होगा? उसमें मेहनत, उसमें सच्चाई, उसमें ईमानदारी होगी तो फिर वो मजबूत रचना हो जाएगी। जिस चीज में, न केवल रचना, जिस चीज में दुनिया में मेहनत उड़ेल दीजिए, सच लगा दीजिए, ईमानदारी लगा दीजिए, वो चीज अपने आप में मजबूत हो जाएगी। कोई सोचने की बात ही नहीं है। पांचों उपन्यास में ज्यादा कम कौन पसंद है ये मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी। कब किन हालात में क्या लिखा गया है ये मैं बता सकती हूँ, इस पर मैं बात कर सकती हूँ। क्या मुद्दे किसमें आपको ज्यादा ज्यादा किसने परेशान किया, ज्यादा मेहनत किसमें लगी, ज्यादा काम करने की जरूरत, ज्यादा रिसर्च वर्क किसमें हुआ, ये मैं बता सकती हूँ। ज्यादा पसंद कौन है और कम पसंद कौन है ये बताना तो आनंद जी बहुत ही मेरे लिए कठिन है, और ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी बाकी रचनाओं के लिए। तो मैं ठीक है। नाइंसाफी पसंद नहीं करती। बहुत न्यायप्रिय और बहुत ठीक है। सच्ची चीज हूँ। हाँ। तो चलिए, शोध की आपने बात की, तो सबसे ज्यादा शोध किस किताब में लगा आपको? कश्मीरी किस किताब के लिए कश्मीरी सबसे ज्यादा? कश्मीरी जी। कश्मीरी कश्मीरी। उपन्यास दो उपन्यास कश्मीरी मैंने जी। लिखे हैं। तो ये दोनों पर मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कश्मीरी भाषा लगाई है बहुत सारी। कश्मीरी आपस में जो बोल रहे हैं वो कश्मीरी जो भाषा है समझ में बिल्कुल आती नहीं थी। कश्मीरी माहौल, कश्मीरी रवैया, ये देखिए अब आप अगर माणे कौल वाली किताब पढ़ेंगे और जो कश्मीर का दूसरा उपन्यास आ गया है, बस आ जाए बाजार में, आ जाए तो मैं दे दूं आपको, भेज दूं। इतनी ज्यादा इन किताबों पर मेहनत करनी पड़ी है, और इतने ज्यादा घटनाक्रम है इसमें, और इतनी उथल पुथल है, और इतना ज्यादा विचलन है एक स्थिति से दूसरे में सामाजिक उहापोह, उथल पुथल, इतनी राजनीतिक क्या कहते हैं, उलझने, परिवर्तन, ये सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो मुझे मेहनत सबसे ज्यादा जिस किताबों में करनी पड़ी है वो किताबें मेरी कश्मीर बेस्ड है। वहां जाना पड़ा तो इतनी बार,
एक तो देखिए नॉर्मल स्टेट हो, यूपी से हमको महाराष्ट्र जाना हो जहाँ बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, किसी सामान्य स्टेट वाली जगह जाना हो तो नहीं दिक्कत होती है, वहां कोई जाने ही नहीं देता। ये किताब मैं तब लिखना शुरू करी थी जब 370 था, 370 हम्म। जब लगा हुआ था 36A, और ये वहां लगा हुआ था उस टाइम पर मैं गई हुई थी। और बार बार मैं वहां जा रही हूँ और हर आदमी कह रहा है मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है, लड़कियों को बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहिए। और तब भी मैं मार जोश में कि नहीं मुझे किताब पूरी करनी है, मैं वो बिना जगह देखे बिना शोध किए मैं लिखती नहीं हूँ, मुझे जाना है, मुझे कुकरनाग जाना है, मुझे पुलवामा जाना है। तो एक एक जगह जिस तरह से मैंने पद यात्राएं की हैं और संघर्ष यात्राएं की हैं, तो मेहनत मेरी सबसे ज्यादा इन कश्मीरी उपन्यासों पर हुई है, बहुत मेहनत की है। तो इसमें जो वाइस शोध करना पड़ता था, ये आपका किस किस्म का शोध होता था? मतलब लोगों से, भाषा के प्रति, एक तो मेरी समझ में आ गया कि शोध रहा है। तो जैसे आप उथल पुथल की बात करती हैं, तो क्या ये राजनैतिक उथल पुथल थी, या फिर हाँ, पारिवारिक जीवन में, या नहीं, आतंकवाद की वजह से होने वाली उथल पुथल? जी, कैसी उथल पुथल थी जी, जिसके बहुत ऊपर आपको शोध बहुत करना बहुत पड़ता बहुत था? आपने ये आपका ये मेरा प्रिय वो है बताने के लिए, ये प्रिय प्लेटफॉर्म है इस उपन्यास पर बोलने के लिए। देखिए ये जो मैंने कैरेक्टर उठाया था ये एक वाइस चांसलर था, कोकरनाग में इसका जन्म हुआ था, और ये यूपी के एक आजादपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ था। इसकी जिंदगी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी, ये एक काल्पनिक चरित्र था। कोई भी वहां सामान्य जीवन बहुत ही असमंजस और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा होता है, वहां हालात बड़े खराब हैं। और 90s में जब वो वहां से एक साथ 8 लाख लोगों को भेजा गया कि आप स्टेट छोड़ के निकल जाइए, एक साथ सारे मस्जिदों में जब वहां पे अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ, तो आज जिस तरह से अफगानी प्लेन में ऐसे उड़ उड़ के निकल रहे हैं अफगानिस्तान अपना वतन छोड़ छोड़ के, क्या कल को ये वो बातें याद करके सिहर नहीं जाएंगे? बिल्कुल सिहरेंगे। तो ये सब कश्मीर पर घट चुका है, कश्मीरियों को वहां पे बेदखल किया गया है, और जब वो बेदखल होकर दूसरे दूसरे स्टेट में आकर जमे हैं, तो वो उनके अंदर का जो तनाव और उनके अंदर का जो ये भयानक आक्रांतताएं थी, ये उनके दिमाग से कभी गई नहीं है। आदमी जो इस तरह का एक माहौल एक बार देख लेगा वो जीवन भर उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो इस कैरेक्टर के माध्यम से मैंने पूरा कश्मीर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि वो योग्य भी व्यक्ति है। तो वो वाइस चांसलर अब आजादपुर यूनिवर्सिटी जो है वो गुंडों से और मवालियों से और उसके हॉस्टल्स पूरा कब्जा किया हुआ वहां पे नेताओं ने है। वो नेता लोग जो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है और राजनीति में कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में प्रवेश कर करके हॉस्टल्स पे कब्जा किया हुआ है गुंडागर्दी के दम पर। उनके यहाँ से बंदूकें निकल रही हैं, शराब की बोतलें निकल रही हैं, इतने इतने सिगरेट की कैंस निकल रहे हैं। तो एक हॉस्टल में तो ये उम्मीदें नहीं की जाएगी ना कि खाली कारतूसों के खोखे निकले, है ना। आजादपुर यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, जो कल्पना में मैंने एक यूनिवर्सिटी गढ़ी है, वहां के हॉस्टल्स में ऐसा निकला। तो इस वाइस चांसलर ने छान दिए सारे हॉस्टल। तो आप देखिए अब जब ये सारे गुंडाओं के जो अड्डे हैं इनकी जड़ जब खोदी जाएगी तो क्या होगा, शहर पूरा शहर हिल जाएगा, है ना। अब चूंकि वो वाइस चांसलर इतनी बेढंगी और इतनी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा था, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उसने शहर को पूरा हिला के रख दिया। उसके संघर्ष की पूरी कहानी कि वो कैसे, क्योंकि वहां से हर वो कश्मीरी, अभी एक कश्मीरी चैनल ने मेरा इस पर इंटरव्यू किया था कि आप नॉन कश्मीरी होकर कश्मीरियों से इतनी अटैच्ड होकर कैसे लिख पाई, आप बताएंगे। उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट किसी उसमें बुलाया था, तो मैं उसको बता भी रही थी, यही कह रही थी हमारी भाषा आप नहीं जानती हैं, हम लोग आपसे बहुत मतलब बहुत प्रेम करते हैं कि आपने हमें इतना समझा। वहां से आया हुआ एक एक कश्मीरी अपने साथ इतने जख्म लाया है कि बता नहीं सकती। और जो वहां रह रहे हैं उनको भी वो बहुत अब स्थिरता है, वो बहुत अस्थिर जीवन जो था वो अब थोड़ा स्थिरता की लाइन पर है, लेकिन वो स्थिरता राजनीति रहने नहीं देती। अब वो वहां की लोकल राजनीति है कि वो वहां से बाहर से आ रहे असलहे हैं, बाहर से आ रही इमदाद है, वो क्या है, वो कई चीजें हैं। ठीक है, ये सब मैंने दिखाने की उपन्यास में कोशिश की है। अब देखिए आपने चेतन भगत का इतना उदाहरण दिया था, देखिए चेतन भगत ने ये चीज लाई नहीं लाई,
आपको ये हिंदी में मिल रहा है, और भी लोगों ने हिंदी में लिखा है उपन्यास कश्मीर के हालात, वो है उन्हें ना। उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी थी, वो नॉवेल लिखने नहीं बैठे थे। हाँ, तो हम नॉवेल लिख वो रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट लोगों को नॉवेल के तौर पे पढ़ा दी गई है और बात है। हाँ, कौन सी? चेतन भगत। उनकी हाँ, टू स्टेट्स जो थी वो चेतन भगत आईटी का आदमी है, देखिए वो आईटी सेक्टर से आया है, उसे कमाना, उसे प्रचार करना, उसे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट संभालना, ये सब खूब अच्छी तरह सिखाया गया है, सिलेबस में सिखाया गया है। हमें नहीं सिखाया गया, हमें तो बहुत सारे विषय सिखाए गए, हमें साहित्य सिखाया गया, हमें सारे रस, 9 रस सिखाए गए। हमने दूसरी चीज सीखी तो हम दूसरी चीज बयान करते हैं, वो दूसरी चीज सीख के आए तो दूसरी चीज पेश कर रहे हैं। उन्हें आईटी सेक्टर से इसमें स्विच ऑफ किया है, अगर वो स्विचिंग किया है उन्होंने दूसरी दुनिया में शिफ्ट किया है, साहित्य की दुनिया में, तो आईटी की सेक्टर। और आपको मैं एक बात और भी बताऊं, अगर आप चेतन भगत को बहुत बारीकी से पढ़िए तो आपको मैं बता दूं, 2-4 लाइन में ही उनकी सारी कहानी समझ जाती है, 2-4 लाइन में। एक आईटी का लड़का है और एक उसकी कलीग लड़की है, उसके साथ पढ़ने वाली सहपाठी लड़की है, वो भी आईटी की है, उसके भाई को वो पढ़ाने ट्यूशन जाता है। 3-4 नॉवेल में आप देखिए यही है, सेम कहानी। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, और ये बॉयफ्रेंड वाली जो वो जो है, हाफ गर्ल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें भी यही एक कहानी, उनकी उनकी हाफ जो हाफ स्टोरी गर्लफ्रेंड लाइन। में भी शायद रही है। आप गर्लफ्रेंड है, वो नहीं, वो रूम नंबर कौन सा जिसमें वो रहती है, हॉस्टल का रूम नंबर, ये इस नाम से एक नॉवेल है अच्छा, उनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक जितना है, चेतन याद आ भगत गया। आपने पढ़ा है, इतना हम लोगों को भी पढ़ी है महाराज, एक एक पढ़े बैठे हैं जो आप। तो उनकी ना स्टोरी लाइन एक ही है, आप गौर से देखिए, स्टोरी लाइन एक है, थोड़ी सी उलट पुलट है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, हम लोग सतह से अलग है, अंत तक अलग जाएंगे, और हमारे यहाँ बहुत वेराइटी, बहुत वर्सटाइल चीजें मिलेगी आपको। उनकी स्टोरी लाइन एक ही है, ले देकर वो उसके भाई को ट्यूशन पढ़ाने जाएगा और उसकी बहन से उसका अफेयर चल रहा होगा, सब में ये जरूर है। आप देखिए, ये तो अब यही करते हैं आईटी के लड़के लड़कियां, ये कर रहे होंगे, उनको तजुर्बा होगा तो उन्होंने ये लिखा है, ना भी कर रहे होंगे, पढ़ाई पढ़ने वाले तो होते हैं। आईआईटी हम लोग के जेएनयू के इस साइड पर लेकिन पढ़ते बहुत है, ये बात है जरूर। मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मेरे आईआईटी के बहुत सारे पाठक हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा, मैं आपको बताऊं और ईमानदारी का परिचय देते हुए, ये बात मुझे आईआईटी के लोगों ने ही बताया कि उनकी स्टोरी लाइन तो वही के वही है मैम, आप देखिए जरा सा। तो मैंने कहा अच्छा, भाई बेस्ट सेलर है तो, जैसा कि आपने कहा कि भाई बेस्ट सेलर है, बड़े चर्चित हैं, तो लगता है कि बहुत उम्दा लिख रहे होंगे। तो ये है मामला। तो उपन्यासों में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत कश्मीरी वाले में करनी पड़ी, किराए के मकान में भी मैंने मेहनत की थी। पहला उपन्यास मेरा आसमानी चादर था, उसमें पूरा जेएनयू और डीयू की लाइफ दिखाई थी, मेहनत मेरी उसमें भी बाकायदा बहुत हुई थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे रिसर्च इतनी करनी नहीं पड़ी थी। जेएनयू के परिसर के अंदर ही जितना बारीकी देखनी थी, डीयू के अंदर ही जितनी बारीकी देखनी थी, उतना ही था, बहुत नहीं बाहर जाना पड़ा। और उपन्यास मेरा स्मैक है, जैसे स्मैक में मुझे काम करना पड़ा बहुत। अगर कश्मीरी उपन्यासों से जस्ट एक पायदान नीचे आऊं मेहनत करने के लिहाज से, तो वो स्मैक है। स्मैक में मुझे स्मैक की दुनिया थोड़ी बंबई में देखनी पड़ी, तो थोड़ी मेहनत इसमें भी पड़ी है। तो मेरी सभी किताबों में मैंने मेहनत की, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने कश्मीरी वाले जैसे में। जैसे 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 अगर हम लोग फिर से एक बार सोचें तो स्मैक में फिर आपका विषय बदल जाता है। जैसे हाँ। नौशाद पे हम लोग शुरू कर रहे थे, हम लोग नौशाद से शुरू कर रहे थे जो कि अभी आपका आने वाला है। ये अगर हम्म। थिएटर की दुनिया पे जाता है तो आपका शुरुआती जो काम था वो स्मैक या फिर नशेड़ियों की दुनिया पर जाता है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैसा कि एक शांताराम नाम की किताब है, वो भी फिर से अंग्रेजी की ही किताब है। इसमें उसका जिक्र आता है इस तरह के लोगों का या इस तरह की दुनिया का, या फिर नार्कोपोलिस में ऐसी दुनिया का जिक्र आता है, वो भी बुकर प्राइज के लिए नाम में गई थी। तो लेकिन हिंदी में फिर से हम कहेंगे कि हिंदी में अगर आपके स्मैक की तुलना की जाए तो कोई और बहुत सारी किताबें नजर नहीं आती। तो ये विषय चुनते समय आपको ऐसा नहीं लगा, या फिर जैसे आप कश्मीरियों की किताब की बात कर रही हैं, तो कश्मीरियों पर विषय चुनने में भी ये खतरा रहता है कि आपको सांप्रदायिक करार दे दिया जाएगा और सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, या फिर नशेड़ियों पे किताब लिख रही है यार, ये क्या लिखेगी। तो ऐसा ये नहीं लगा कभी कि विषय, कुछ इस कर देंगे। दुनिया में जब मैं लिखने बैठती हूँ, तो इस दुनिया के ही विषय उठाती हूँ,
और जो विषय मुझे अट्रैक्ट करता है मैं उस पर लिखती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि इसका क्या दूरगामी प्रभाव जाएगा, कि ये मुझे करार दिया जाएगा कि नहीं ये होगा कि नहीं वो होगा कि नहीं। मैं सांप्रदायिक तो बिल्कुल कहीं से वो साबित हो की ही नहीं जा सकती हूँ, ये तो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि जब मैं उसमें लिख रही हूँ तो मैं बहुत सतर्क रहती हूँ कि किसी भी एक राजनीति पक्ष को मैं बहुत हाईलाइट ना करूँ, किसी एक को बहुत काला पक्ष ना दिखाऊं। इस मामले में मैं सतर्क रहती हूँ। किसी एक धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव ना दिखाई दूं कहीं, है ना। तो सांप्रदायिकता का रंग कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मुसलमानों ने भी बहुत सारा नहीं, सपोर्ट किया। वो आपकी किताब पढ़ के थोड़ी होगा, वो तो सिरे से खारिज कर दी जाएगी। इस विषय पर लिखी गई है, इतना ही काफी है। स्मैक के कश्मीरी विषय पर लिखी गई है तो इतना ही काफी होगा कि ये कहने के लिए कि नाम नशेड़ियों के बारे में किताब है, इसे क्या पढ़ना। तो माणी ऐसा ये हिंदी साहित्य की जो दुनिया है उसमें अक्सर ऐसा होता है, इसलिए ये सवाल था। माणी कौल कहानी एक कश्मीरी की, ये कहाँ है सांप्रदायिक दिख रहा है बताएं। कहानी एक कश्मीरी की, कश्मीरी आदमी सांप्रदायिक है? नो नो नॉट एट ऑल। वो हमारे देश का एक पेई, इनकम टैक्स पेई नागरिक है। वो आपकी सरकार भी इतनी सारी सेवाएं दे रहा है, वो कैसे सांप्रदायिक है? मैं ये कहूं कि भगवाधारी कश्मीरी, मैं ये कहूं चांद सितारा कश्मीरी, मैं ये कहूं, है ना, मैं कुछ सांप्रदायिक शब्द लगाऊं तब आप कहें आप ये तो बिल्कुल आप एकदम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल कहानी एक कश्मीरी की, स्मैक, किराए का मकान, आसमानी चादर, नौशाद, कोई भी एक नाम नहीं है जहां सांप्रदायिकता का आभास हो भाई। वैसे तो प्रेमचंद जी ने ईदगाह लिखी, अब आप कह दीजिए ये तो सांप्रदायिक है, ये तो ईदगाह लिख रहा है। अब तो फिर सांप्रदायिक बना देंगे प्रेमचंद जी को। भाई हम तो प्रेमचंद जी के बड़े अनुरागी हैं, जब अगर वो ईदगाह लिखने से सांप्रदायिक होते हैं तो भैया हम भी हैं, चलो। ये तो नहीं, सही क्योंकि बात है। ये प्रेमचंद जी की आपने याद दिलाई तो शायद आपको याद होगा, हाल का एक विवाद था, किसी संपादक महोदय ने कहा था कि प्रेमचंद बड़ी सती कहानियां लिखते हैं या ऐसा ही कुछ। नहीं मुझे तो ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या सब बयान था। विवादित विषयों में तो मैं पढ़ती हूँ नहीं, क्यों विवाद कोई कर रहा है उसका वही वाली बात, हिडन एजेंडा क्या है, उसने क्या सोच कर आया, उसे अपनी लोकप्रियता के लिए किया है, क्षणिक लोकप्रियता के लिए भी लोग नामवर जी का नाम अभी कई बार कई तरह से उछालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे तो बहुत सारे अज्ञे के टाइम में बहुत सारा अश्क जी को इतना उछाला गया कितने कितने बातों से, है ना। तो विवाद क्षणिक तो लोगों को थोपने के लिए जो आदमी प्रसिद्ध हो रहा होता है उसके नाम से अपना नाम बनाने की लोगों को आदत होती है कि उस पर छींटे डालो। बहुत सारे लोगों का मैं नाम वैसे नहीं ले रही हूँ, जो आज के लोग हैं तो नकारात्मक ही लिखते हैं, जिससे कि जैसे कि निगाह पड़े। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, पापा एम्बुलेंस जब जाती है तो एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा रहता है? तो पापा ने मेरे से कहा कि सड़क पार करा रहे थे। मैं अपने पिता से बहुत बचपन से अलग हो गई हूँ, तो बहुत बचपन की बातें पापा की याद है सब। तो पापा ने मेरे को बोला कि ये जो है इसलिए कि निगाह एकदम से जाती है, जो चीज गलत होती है, जो चीज खराब होती है उस पर निगाह तुरंत जाती है, ज्यादा जाती है, इसलिए। हालांकि उसकी और वजह भी थी, वो शीशे में दिखाई देता था, सीधा दिखता था उधर से। वो हाँ बड़े होने पे कभी बाद में समझाने की बातें हैं। हाँ हाँ, वो बड़े होने की हम लोगों से भी अगर पूछा जाता है कि भाई हाँ तालाब में से धुआं क्यों उठ रहा होता है, तो हम लोग कभी ये नहीं बताने जाते कि उसकी वैज्ञानिक वजहें क्या है। बच्चों को सही, हम लोग सीधा कह देते हैं कि मछलियां सुबह चाय बना रही हैं। बहुत अच्छे। तो वही हम लोग को बच्चों की तरह बहला दिया गया, यही सब कह के वो उसकी वैज्ञानिकता तार्किकता बहुत बाद में आई समझ में। तो यही इसी तरीके की बात ये है कि ये अतार्किक बहसें हैं ये, जो कि नामवर जी के लिए या प्रेमचंद जी की या आप किसी भी राइटर को असांप्रदायिक कहें, वो सांप्रदायिक। अरे इस मामले में तो मैं और आपको और भी बताऊं कि न केवल सांप्रदायिकता या संप्रदाय विशेष के व्याख्यान, बल्कि हम आपको बताएंगे अपशब्दों का प्रयोग, गालियों का प्रयोग इतना प्रचुर मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में लोगों ने किया है। अब हम लोग करते हैं तो हम लोग एक गाली भी देंगे। मेरी माणिक कौल, मेरी कई किताबों में आपको भरपूर गालियां मिलेंगी, ठीक है। तो वो गालियों को हमें डॉट डॉट करके देना पड़ता है, ठीक है। हमने लिखा माँ डॉट 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 डॉट, बहन डॉट डॉट डॉट, या चा ओ की मात्रा डॉट 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 डॉट।
तो जब जो भाषा जो बोल रहा है, अभी जमादार है जो वो आदरणीय महाराज जी आप पधारे, आप आसन ग्रहण करें नहीं बोलता है, क्यों बे साले चुतिए कहाँ है, मतलब बहुत रफ भाषा बोलने वाले होते हैं, तो उनके हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। तो अब आप बताइए, नेमाड़े जी की किताब अभी मैं पढ़ रही थी, उसमें इस प्रकार से गालियां, इस प्रकार से मैंने गालियां देखी कि मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी गालियां, वो पन्ना मैंने फोटो खींच कर लगाया था, चित्रा मैम जो है, चित्रा मुद्गल जी कुछ गालियों के बारे में बात करी थी, मैंने लगाया, लोग हैरान हो गए, लोगों ने मुझे इतना फोन किया कि नेमाड़े जी की पूरी किताब तो हमने पढ़ी नहीं थी, आज पढ़ी, और नेमाड़े जी को ज्ञानपीठ मिला हुआ है भाई, मूर्ति देवी नहीं ज्ञानपीठ मिला हुआ है। तो नेमाड़े जी को राजकमल ने कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अपने हाथ से सम्मान दिया था। तो मैं वो हिंदू का कचरा किताब मेरी यही नहीं रखी होगी, और ये किताब पढ़ के तो मतलब मेरा माथा ही घूम गया। आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात तो इन गालियों के आगे बहुत हल्की पड़ जाती है ना। तो ये है, तो अब आप कह दीजिए कि नेमाड़े जी एक गाली लिखने वाले लेखक हैं, या प्रेमचंद जी गीतगाह लिख रहे हैं, या किसी भी मुस्लिम कैरेक्टर पर नौशाद लिखने वाली भूमिका सांप्रदायिक है, तो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, ये इनका आधारहीन बातें हैं, इन्हें नहीं कहना चाहिए। जी भूमिका जी, चूंकि हम लोगों की बातचीत लाइव है, तो जो चीज आपके बारे में आमतौर पर कही जाती है वो कई हमारे पाठकों दर्शकों के कमेंट्स में नजर आने लगी है। जैसे एक अनूप झा जी हैं, उन्होंने लिखा है बहुत बेबाक राय लिखती हैं, रखती हैं, और उसके अलावा कोमल ठाकुर और अनुपम कुमार भी करीब करीब वैसी ही बातें लिख रहे हैं। तो ये चीज जो आपके बारे में कही जाती है कि काफी बेबाक तरीके से आप अपनी राय रख देती हैं, कई बार लोग ऐसी बातें जो है वो खुलकर कहते नहीं या बताते नहीं, गोल कर जाते हैं। तो एक बार चलिए हम लोग वापस से चलते हैं आपके संस्मरण की तरफ, जो कि अभी हाल की किताब है। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि एक लेखिका के तौर पर, जैसा कि अक्सर कहा जाता है हिंदी में कि बरगद की छाया में कुछ भी बड़ा नहीं होता, मतलब बरगद की छाया में घास फूस का उपजना पनपना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जैसे परिवार से रही, वहां पर लेखकों की कमी नहीं थी, ऐसी जगह में एक लेखिका के तौर पर एक अपनी पहचान, अपनी अलग खुद की पहचान बनाना कितना मुश्किल काम रहा, या और लोगों के लिए भी इतना ही मुश्किल रहता होगा? देखिए, बरगद का पेड़ जिस आंगन में लगा होता है, उस आंगन के जो और पौधे हैं, ये उनके लिए दिक्कत का सबब ज्यादा है, ये उनके लिए दिक्कत की वजह कहीं ज्यादा है। जो बाहर से पौधा ला के रोपा जा रहा है उसके लिए, उसके बनिस्पत, ठीक है, मैं बाहर से आई हूँ, ठीक है। इसका उदाहरण अगर मैं दूं, बहुत ऐसे लोगों का उदाहरण मैं दूं जिसको सब लोग जानते हैं, मैं बहुत गूढ़ उदाहरण देने लगूंगी, नामवर सिंह के बेटे का बहुत साहित्यिक बिरादरी ही जानती है, सब नहीं जानते। अमिताभ बच्चन के बेटा और अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं। अभिषेक बच्चन के लिए जितना कठिन है अपनी जगह बनाना, ऐश्वर्या के लिए नहीं है। ऐश्वर्या हरसेल्फ इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, एस्टैब्लिश्ड और उसके पर्सनालिटी, बाद वो परिवार में आई है। वो बहुबात में बनी, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। शर्मिला टैगोर को ले लीजिए आप, वो पटौदी की फैमिली में आई है, लेकिन उसको टैगोर के परिवार का बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस परिवार से आई है। तो मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरा जज रहे हैं ग्रैंडफादर, संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं, हम दोनों इलाहाबाद के लोग हैं, अश्व परिवार भी और हमारा द्विवेदी का कुनबा भी। हमारे 95 99 तो नहीं कहूंगी, 95 डेफिनेटली लोग एक दूसरे को जानने वाले और बहुत अच्छे परिचितों में रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो 5% में जलंधर के लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो इलाहाबाद या जिला जालौन जहां से मेरे ग्रैंडफादर फोर फादर्स कभी इलाहाबाद आकर स्टैब्लिश हुए थे, वो उनको हमारे अश्व परिवार के लोग नहीं जानते। तो ये करीना कपूर देखिए, कपूर खानदान से आ रही है, आप बताइए क्या वो सिर्फ सैफ अली की बीवी पहचानी जाएगी, या उसे अपने लिए फिल्मों का इकट्ठा करना है, या अपने लिए काम की कमी होगी? नो, नॉट एट ऑल, है ना। ये दिक्कतें आएंगी अभिषेक बच्चन को, ये दिक्कत आएगी किशोर कुमार के बेटे को, ठीक है, अमित कुमार को, ये दिक्कत आएगी आपके जुगली कुमार राजेंद्र कुमार के कुमार गौरव बेटे को, ये दिक्कत आई थी नीलाभ जी को, ये दिक्कत आई प्रेमचंद जी के बेटे को, ये इन लोगों को दिक्कत आई जो उसी आंगन में पैदा हुए थे। हम लोग तो बाहर से आए, हमें तो बाहर गार्डन में बो दिया गया, तो हम तो खूब फूल फल सकते हैं, हमें बड़ा मैदान मिला, हमें जड़ें और गहरी करने के लिए बहुत स्पेस मिल गया है।
हाँ, अब ये जरूर कहा जाएगा कि भूमिका जी या करीना कपूर या शर्मिला टैगोर या कोई भी वो ऐश्वर्या रॉय, ये सब अब क्या है इनका, अब ये उस बरगद की पेड़ की छाया में भी हैं, अब उस बरगद के पेड़ का सहारा भी इनके पास है, ये कहा जाएगा। हम लोग को ये नहीं कहा जाएगा कि ये बढ़ नहीं सकते। और इसका अपवाद अभी इस एक सप्ताह भी नहीं हुआ है आनंद जी, नीलाभ जी की जयंती मनाई गई थी, 76वीं जी वर्षगांठ थी उनकी, तो उन पर बहुत बहुत प्रतिष्ठित वक्ताओं ने, बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, कल्पित जी थे उसमें, बुद्धिनाथ मिश्रा जी थे, मतलब बहुत ही सम्मानित ये लोग हैं, गोयल जी थे उसमें, अजय तिवारी सर ने इतना बढ़िया बोला था, इतना शानदार इनका वक्तव्य था, सबने इतना, इन्होंने इतना सुंदर गीत सुनाया था मिश्रा सर ने। इन सब ने एक बात बहुत बेबाकी से कही कि उन्होंने उस बरगद के पेड़ से अलग अपना एक बरगद का पेड़ बना लिया, नीलाभ इसमें अपवाद है। उन्होंने ये नाम लिए थे, ये प्रेमचंद जी का बेटे का नाम उन्होंने लिया कि बहुत सारे परिवार हैं जो इनकी छाया से निकल नहीं सके, लेकिन नीलाभ निकल आए। और इसकी वजह मुझे जहां तक लगती है, नीलाभ ने कहानियां या नाटक ही नहीं लिखे, सिर्फ उन्होंने कविताएं लिखी, वो अनुवाद में गए, उन्होंने फिल्में बनाई, उन्होंने सीरियल बनाए, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की, वो प्रोड्यूसर बने, उन्होंने पिताजी से अलग बहुत सारे काम किए। तो अगर आप अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, बरगद की पेड़ की छायाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपना कुछ करना चाहिए, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो मैं नहीं समझती कि आप कभी शर्मिला टैगोर को ये कहेंगे कि पटौदी जी के यहाँ आकर आपका कैरियर खराब हो गया, या आप कुप्रभावित या दुष्प्रभाव मिला, या करीना कपूर के करियर को, या ऐश्वर्या जी को, किसी को नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से। बच्चन से तो हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़े बेटे का, दोनों को भाई मानते थे कि बड़ा बेटा अमिताभ है, अमिताभ जी नीलाभ से 4 साल बड़े हैं, अमिताभ है, छोटा बेटा नीलाभ है, दोनों का नाम एक ही व्यक्ति ने रखा है, सुमित्रा नंदन पंत महाकवि ने रखा है ना। तो ये उदाहरण इसलिए आसपास है, इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये ना समझिएगा कि वो अपने आप को ऐश्वर्या लगा रही है। आई एम नॉट एट ऑल ऐश्वर्या राय बच्चन, आई एम भूमिका द्विवेदी, सिंपली भूमिका अश्क, but I don't, I am not very much, you know, dependent on any name. इवन पिताजी अपने पापा का नाम भी नहीं मैं बताती, कभी ग्रैंडफादर का भी नहीं बताती। इलाहाबाद में या जो जानने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं। इधर आप अगर 5 वरिष्ठ साहित्यकारों के नाम लीजिए और 5 सबसे एस्टैब्लिश्ड और सबसे उच्च लेवल पर रखे हुए 5 प्रकाशकों का नाम लीजिए, आप, मैं दावे से कह सकती हूँ वो दोनों 4 मुझे नीलाभ जी से पहले जानते हैं। नीलाभ जी, भूमिका नीलाभ की पत्नी हो गई ये बाद में कहेंगे, पहले ये कहेंगे भूमिका जी को हम जानते हैं, दिल्ली में आई थी, लिख रही थी, यहाँ लिखा था, ये चल रहा है। तो ये प्रभावित नहीं करती। और अब अरे इससे तो लोगों को बड़ी परेशानी भी है। मैं आपको बताऊं, एक अभी मुझे मेरे ख्याल से परसों एक यूरोप से फोन आया, वो साहित्यकार ही है वो भी, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं, आप तो अश्क जी के उससे बहुत वो हो रही, नीलाभ जी का नाम ना लिया कीजिए, आपका अपना ही नाम बहुत वो है। अच्छा बताइए आनंद जी, जिस अश्क जी का, जिस पिताजी का नाम लेके जो झोला छाप हवाई चप्पल पहने हुए फटे हुए कुर्ते में लोग हमारे घर आके साहित्यकार, सो कॉल्ड तथाकथित संपादक और कहानीकार और साहित्यकार बन के बैठ गए, उस पिताजी का नाम मैं ना लूं, कैसे हो सकता है? वो मेरा सम्मान है, वो मेरा परिवार है, मेरे पिताजी हैं। मतलब कि पड़ोसी नाम ले लेके ढिंडोरा पीट रहे हैं और मेरे घर के व्यक्ति है, मैं उनका नाम ना लूं, ये असंभव है। मैं बहुत सम्मान से, बहुत श्रद्धा से लेती हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। अगर आज वो जीवित होते तो मैं उनका पांव धोकर पीती, वो मैं इतना उनको मानती हूँ। नीलाभ जी ने कहा कि आज पिताजी जीवित होते वो तुमको सराखों में रखते। मेरे रिश्तेदारों ने कहा, मेरी चचिया सास है, उपेंद्र नाथ अश्क जी के सबसे छोटे भाई थे नरेंद्र चाचा, नरेंद्र शर्मा, इनकी पत्नी है। इन्होंने कहा तुम्हारी कौशल्या माता होती तुमको सोने के पालने में झूला झुलाती, इतनी अच्छी राइटर उसको मिल गई है। तो ऐश्वर्या को सोने पालने में क्या नहीं झुलाया जा रहा है? ठीक है, मेरे साथ तो नहीं है, उनका नाम, उनका आशीष, उनकी सराउंडिंग्स हमेशा बहुत है मेरे लिए। तो ये कभी कुप्रभावित नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप उसे किस तरह लेते हैं, है ना। आप किस तरह लेते हैं? आप कहीं जाकर ये नहीं कहते हेलो दिस इज भूमिका द्विवेदी, डॉटर इन लॉ ऑफ सो एंड सो, इतनी देर में मैंने आपका, इतनी देर में आपका परिचय देते वक्त मैंने आपका ये परिचय दिया ही नहीं था। ये परिचय अपने आप जो बातचीत के क्रम में आगे बढ़ गई है।
आनंद जी, आपको जरूरत नहीं पड़ी? एक नहीं, घंटे से जरूरत ज्यादा नहीं बातचीत, है। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हो गई और इस परिचय की जरूरत नहीं पड़ी आपको, देखिए। तो ऐसा है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप खुद अपने आप खड़े हैं, अपनी सच्चाई पे खड़े हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगन से कोई काम कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक एक शब्द, जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जड़ा था, ठीक है, तो उसने आसमान में कहा था पिताजी को समर्पित है ये, ठीक है। उसके बाद ये लिख कर आया, कई लोगों ने इस पर वो किया था, मैंने एक टिप्पणी इस पर लिखी थी कि वो जो एक एक रन बनाए थे उसने, आज 100 शतक कंप्लीट हुए, एक एक रन जो उसने बनाए थे उसके बाप ने नहीं बल्ला चलवाया था, खुद ही बनाया था पिच पे खड़ा होके। तो एक एक शब्द हम खुद लिखते हैं, एक एक शब्द नीलाद जी ने खुद लिखे हैं, उन हाथ उनके नीले काले पड़ जाते थे, वो खुद लिखते थे। तो हम लोग में क्या, हमें हमारी मेहनत का कोई पारितोषिक नहीं मिलेगा? हमारे पाठकों का प्रेम है हमारा पारितोषिक, और हमारे पाठक ये जानते हैं कि ये लिखा गया है, ये आज की कहानी लिखी गई है, ये अश्क जी ने नहीं लिखा, ये भूमिका द्विवेदी ने लिखा हुआ है। करीना कपूर, अभी आपने देखा उसकी प्रेगनेंसी की किताब आई है, प्रेगनेंसी बाय माई बाइबल, प्रेगनेंसी बाइबल करके किताब आई है। तो उसमें उसने लिखा है कि जब तैमूर का जन्म होने वाला था और सेट पर कितनी बार होता था कि टॉयलेट हम नहीं जा पाते थे, जिस कुर्सी में बैठे थे उसमें हो जाती थी और मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। ये सच्चाइयां उसने लिखी है, ये तकलीफ वो उठा रही है, ठीक है। ये सैफ अली खान का खानदान पटौदी नहीं उठा रहा है, तो हम तकलीफें हम उठाते हैं, इंडिविजुअल इंसान उठाता है। ये किसी के नाम बरगद की छाया क्यों नहीं आ गई, टॉयलेट उसको क्यों नहीं ले गई? वो बरगद की छाया है ना कटौती, उसको तो नहीं परेशानी होनी चाहिए। उसने बताया मैंने पेमेंट लिया हुआ था, मैं पैसा लेकर बैठी हुई थी, मैं सेट पर कैसे चली जाती छोड़कर, मुझे तो काम करना था और मैंने तमाम तकलीफों में काम किया है। उसने अपने दर्द बताए कि मुझे कितनी कितनी दर्द, कितने पेट में तकलीफ हो रही होती थी, पर मैं काम करती थी। हमें भी होती है, हम लोग भी अपनी आंखें काला काला हो जाता है, लैपटॉप पे बैठे लिखते रहते हैं कि हमने प्रकाशक को प्रॉमिस कर रखा है हमें देना है। आज किसी थोड़ी ना आके कहते हैं बेटा मैं लिख के दे रहा हूँ, जाओ तुम दे आओ, प्रकाशक ने, हमने लिखा है हमें देना है, हम जवाब दे हैं, हमसे पूछा जाएगा, हमको बताना है इसका, तो ठीक बरगद है। की है, आशीष है। हमारे जो पूर्वज गुजर गए, अभी पितृपक्ष किताब आई है, तो जो हमारे पितर है वो भी आशीष देते हैं, वो सब हमारी बरगद की छाया है, सब बरगद की छाया है। आपके 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 पूर्वज आपकी बरगद की छाया है, तभी आप फल फूल रहे हैं। नहीं बताइए, गलत बोल रही हूँ मैं? अब चूंकि आपने ये ध्यान दिला दिया कि 1 घंटे से ऊपर बातचीत हो गई है, तो मुझे भी याद आ गया कि 30-40 मिनट कह के मैंने आपका 1 घंटे से ज्यादा का समय ले लिया है। तो चलिए एक आखिरी सवाल पर समेटते हैं। आपके संस्मरण के बारे में थोड़ा सा अगर बता सके, ये कैसे लोगों के बारे में है? क्या राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात, या कला संस्कृति साहित्य के जगत के लोगों से मुलाकात के बारे में? अरे कैसे लोगों का सारी संस्मरण है? सारी, जिन जिन से भी मैं मिली हूँ और जो जो भी नहीं रहे, खुशवंत सिंह जैसे साहित्यकार हैं इसमें, इसमें राम जेठमलानी जैसे वकील हैं इसमें, नामवर सिंह है इसमें, नामवर सर है, मेरे पिता समान है वो यहाँ पर, कृष्णा सुप्ती आंटी है, और ये साहित्यिक हो गए, इसमें राजनीतिक में डीपीटी है, देवी प्रसाद त्रिपाठी है, मेरे परिवार से बहुत, मेरे मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी वो तब से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक लोग भी हैं इसमें। सांस्कृतिक में ये आपके गिरीश गिरीश कर्नाट सर हैं इसमें, जिन खयाम साहब है म्यूजिक की दुनिया से, खयाम साहब का है इसमें, खयाम साहब की वाइफ का है इसमें। ये सब लोगों से जिन जिन से मैं मिलती गई, जो जो मेरे दिमाग में मेरे जहन पर असर डालते गए, जिन जिन का आशीष मुझे मिला, उन सब का है ये संस्मरण बहुत लोगों से है, ये किसी एक विधा पर नहीं है। ये दिल्ली में भी है और इलाहाबाद से 2 खंडों में है ये। इलाहाबाद में जो लोग हैं वो भी इसमें है, जैसे हमारे टीचर सचिन तिवारी सर हैं। एक आप बहुत हैरान होंगे, एक नाम है किश्वर जबी नसरीन, शुद्ध मुस्लिम महिला है, सैयद बिरादरी से आती हैं। ये है सुन्नी नहीं है, ये शिया मुसलमान है, शिया ज्यादा सख्त कहे जाते हैं, तो ये शिया मुसलमान वाली उसमें से आती हैं पीढ़ी से, और संस्कृत पढ़ाती थी हमें। कैन यू बिलीव दिस? यू वोंट, यू वोंट। संस्कृत पढ़ाती थी, इन्होंने पूरा कालिदास पढ़ाया है हमें, भारवी पढ़ाया है, भवभूति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एचओडी थी संस्कृत डिपार्टमेंट में हमारी, इन्होंने ये सब हमें पढ़ाया है, तो इनके संस्मरण है उसमें।
हमसे जो जो जुड़ा है और जो जो मुझे याद है बहुत प्यार करने में, प्रोफेसर गिलबर्ट बोस है एज अ गार्जियन, उन्होंने मुझे काफी संभाला है जब बहुत छोटे से उनसे मिली थी। तो बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो जो महत्वपूर्ण, कभी एक दिन एक लम्हा भी महत्वपूर्ण साथ गुजारा है, तो वो उस किताब में संकलित है। ठीक है, तो चलिए इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज की अपनी बातचीत को यहीं समेटने की कोशिश करते हैं। और हम पाठकों से निवेदन करेंगे कि नौशाद उपन्यास जरूर देखें। नौशाद थिएटर पर आधारित है, क्यों अभी हाल नौशाद ही में आया है। बाकी क्यों ना देखें? क्योंकि सबसे नया आपका यही है, बाकी तो वो पहले ही देख चुके होंगे। बाकी दोनों, हाँ अच्छा ओके, ये बात है, ठीक है, सब ठीक है। 2021 में तो आपका नौशाद ही आया है। हम्म, संस्मरण के बारे में हम जरूर कहेंगे कि संस्मरण की विधा में अगर जिन लोगों की रुचि हो, जो कथा के अलावा कथेतर भी पढ़ना चाहते हो, बजाय इसके कि उन कथाओं पर लिखे गए आप उपन्यास पढ़िए या बनाई गई कहानियां पढ़िए, उसके बजाय बेहतर है कि ऐसे संस्मरण पढ़ लिए जाएं। या बहुत फिर अच्छा। अभी तो एक अवार्ड घोषित हुआ, उसमें उन्होंने नॉन फिक्शनल, फिक्शनल की कैटेगरी में संस्मरण को वो उन्होंने चुन लिया, बताइए। मैं तो हैरान रह गई कि ये क्या है, इसके जज को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है क्या कौन जज है इनकी। ऐसा होता रहता है। देखते हैं हम लोग ये तमाशा बाजी, चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, मैं देखती रहती हूँ ये सब। जी, तो फिलहाल दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप नौशाद उपन्यास पढ़ें। थिएटर की दुनिया पर लिखी गई किताबें थोड़ी कम आती हैं। अगर आती भी हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थिएटर के बारे में आप जानते होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बारीकियां कही जाती हैं उनके बारे में शायद ना भी पता हो। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि भूमिका जी के उपन्यास, जो कि अब तो कई हैं संख्या में, और अगर कहानी संग्रह पढ़ना चाहें तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आप खाली तमंचा तो जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी संग्रह ऐसा है जिसे मैंने पढ़ रखा है। तो फिलहाल के लिए भूमिका जी, हम लोग बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत नमस्कार, बहुत शुभ हो आपको आज का दिन, बहुत शुभ।